हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। हमें पता है कि अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। एंड जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोगों को बहुत सारा ग्रामर सीखना पड़ता है, वोकेबुलरी सीखना पड़ता है, वैसे ही अकाउंटिंग अगर बिजनेस का लैंग्वेज है तो हमें उसको सीखना पड़ेगा, उसका रूल्स सीखना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश में ग्रामर का रूल होता है, वैसे ही अकाउंटिंग करने के लिए भी कुछ रूल होता है, उसको हमें सीखना पड़ेगा। एंड उसी को ही हम बोलते हैं गैप या फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और हम उसको प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल्स, गाइडलाइंस एंड कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, गाइडलाइंस एंड कॉन्सेप्ट्स दैट गवर्न द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें पता है कि अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करके प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा अकाउंटिंग को हम खत्म करते हैं। अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग पे एंड ख़त्म होता है जब हमारा जो स्टेक होल्डर है उसको जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए हम उसको प्रोवाइड करेंगे, एंड वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे ना उनको, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें जो सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस, कॉन्सेप्ट्स लगेगा उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। एंड ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए? अगर हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा वो डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे, उनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा। यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं उसका रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी एंड जो चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं उसमें उसको कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना है, एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया दे इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलायबल, कंपैरेबल, कंसिस्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल। तो आप जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करोगे ना तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के निकलेगा उसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उसके ऊपर रिलाई कर पाएंगे, वो कंपैरेबल होगा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, उसको कंपेयर किया जा सकता है। आप जो चीज़ें फॉलो करते आ रहे हो कंसिस्टेंटली उसी को ही आप फॉलो करते जा रहे हो, एंड अंडरस्टैंडेबल मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने वाला जो स्टेक होल्डर है ना जिसको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए था वो उसको समझ पाएगा, एंड उसका डिसीजन वो ले पाएगा। ठीक है। चलिए, हम जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो चीज़ों को लेकर बनता है, एक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। दो चीज़ों को लेकर बनता है, एक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अभी कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वेंशन क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है ना, दिस इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जब कोई चीज़ करने के लिए आपको एक तरीके से लॉ बोलता है कि भाई ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा अकाउंटिंग में, तो वो कॉन्सेप्ट में आ जाता है। एंड कन्वेंशन में कौन सा चीज़ आता है जो लॉ तो नहीं बोलता, बट हम रेगुलरली जब अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग एक साथ अकाउंटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग करते 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 जब उनको लगा कि भाई ये चीज़ें भी कॉन्सेप्ट्स के साथ फॉलो होना चाहिए, वो कन्वेंशन बन गया। तो कॉन्सेप्ट इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बट जो कन्वेंशन होता है दिस इज बेस्ड ऑन जनरल एग्रीमेंट्स। मतलब बहुत सारे लोग डिफरेंट लोग जब अकाउंटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो धीरे धीरे करके इवॉल्व हो गया, कुछ कॉन्सेप्ट्स फॉलो कुछ एडिशनल प्रिंसिपल्स फॉलो होने लगा, उसको हम कन्वेंशंस बोलेंगे। जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो यूनिफॉर्म होता है, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, बट जो कन्वेंशन होता है वो हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो ऐसा मैंडेटरी नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कॉन्सेप्ट फॉलो हो सकता है, कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स फॉलो में भी हो सकता है। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वहाँ पे पर्सनल जजमेंट का कोई रोल नहीं होता।
जैसे कि मुझे ये लग रहा है कि मुझे सपोज दो चीज़ों में एक चीज़ को चूज करना चाहिए, मेरा कोई वहाँ पे जजमेंट काम नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट जो बोलता है हमें वही करना चाहिए। बट कन्वेंशन में ऐसा होता है, वहाँ पे हमें पर्सनल जजमेंट, पर्सनल थोड़ा सा बायसनेस वहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक प्रिंसिपल ही हम देख के चलते हैं। तो पहला प्रिंसिपल हमारा है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये इसके ऊपर हम लोगों ने पहले ही छोटा सा डिस्कशन किया हुआ है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस एंड ओनर्स आर सेपरेट, एंड जब हम अकाउंटिंग करेंगे हम हमेशा ही बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करेंगे, हम ओनर के बारे में नहीं सोचेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन एंड ओनर इज अ सेपरेट पर्सन। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला हुआ है? अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम द ओनर। बिजनेस को हम ओनर से एक अलग पर्सन मान के चलेंगे। बिजनेस इज अ डिफरेंट पर्सन एंड द ओनर इज अ डिफरेंट पर्सन। The personal transactions of the owner are not recorded in the business books. ओनर का जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होगा, वो अपने घर पे अपने लिए जो ट्रांजैक्शंस कर रहा है, वो पर्सनल ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। बिजनेस में ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि ओनर ने सपोज बिजनेस से कैश लेके अपने बेटे का बर्थडे पार्टी किया, तो उसको हम ड्राइंग्स मान के चलेंगे, हम उसको बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं मानते। हम क्या बोलते हैं कि ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाल के ले गया, वो क्या करने के लिए लिया हमें उससे मतलब नहीं है, हम उसको सिंपली बोल देंगे ड्राइंग्स हुआ, ओनर ने पैसा निकाल के ले गया। ठीक है, सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ओनर इज अ सेपरेट पर्सन एंड बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन। देन सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? कि अकाउंटिंग में हम वही चीजें रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे। जो ट्रांजैक्शन, जो भी कुछ बिजनेस में हो रहा है, अगर वो मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस हो सकता है तब जाके वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। यहां पे क्या बोल रहे हैं? ओनली इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को आप मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, उसी को ही सिर्फ आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स को रिकॉर्ड हमें नहीं करना है। ठीक है, कोई भी नॉन मॉनेटरी इवेंट को, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल क्या? अ कंपनी हैज अ ब्रिलियंट हार्ड वर्किंग टीम, द स्किल्ड एंड डेडिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी, सो इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। आपके पास बहुत बढ़िया टीम है, वो लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं, वो बहुत स्किल्ड है, बहुत एजुकेटेड, बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉइज हैं, बट वो स्किल, वो डेडिकेशन को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अकाउंटिंग में हम ओनली पैसे के बारे में रिकॉर्ड करेंगे, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, उसी को ही रिकॉर्ड करेंगे। अदर चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अकाउंटिंग में। तीसरा जो प्रिंसिपल है हमारा वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कि जो बिजनेस है ना, जब हम अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग करते टाइम हम हमेशा यही सोच के अकाउंटिंग करेंगे, जो बिजनेस है उसका लाइफ अनलिमिटेड है, परपेचुअल है, इनडेफिनाइट पीरियड के लिए वो बिजनेस चलने वाला है। जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे हम इसी एजम्पशन के साथ अकाउंटिंग करेंगे कि बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला, ये वाला बिजनेस जो जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इसका लाइफ परपेचुअल है, इनडेफिनाइट पीरियड के लिए चलने वाला, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, उसको बोलेंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है बिजनेस जो है ना, इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसका लाइफ कभी खत्म नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम्स दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर एंड हैज नो इंटेंशन और नीड टू लिक्विडेट और सिग्निफिकेंटली
कॉल्ड द स्केल ऑफ द ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन को हम आगे जाके बंद कर देंगे, ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, तो बिजनेस हमारा बहुत लंबा टाइम तक चलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल में। अ मशीन परचेज्ड फॉर 1 लाख विद अ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स इज डेप्रिशिएटेड एट 10,000 एवरी ईयर। कोई एसेट को हम लोगों ने 1 लाख में खरीदा एंड हम सोच रहे हैं कि बिजनेस का लाइफ बहुत लंबा है, बिजनेस ऐसे चलने ही वाला है। हमने 1 लाख में एसेट को खरीदा एंड हम उसको 10 साल तक यूज करेंगे, तो इसीलिए जो एक्सपेंडिचर हमारा 1 लाख का हुआ ना, उसको हम क्या करते हैं 10 साल में डिवाइड करके हर साल हम 10,000 का एक्सपेंसेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीट करेंगे। हम बोलेंगे कि हर साल हम यही बोलेंगे कि 10 साल 10,000 का खर्चा हुआ, ये नहीं बोलेंगे कि हमारा 1 लाख का खर्चा हो गया। भाई मैंने पेमेंट 1 लाख का किया, मैंने एक मशीनरी परचेज किया, वो 1 लाख का पेमेंट के ऊपर मुझे 10 साल का बेनिफिट मिला, तो हर साल के लिए मेरा खर्चा कितना हो रहा है 10,000 10,000 10,000 एवरी ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? हमने ऊपर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या देखा कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने यही डिस्कशन किया कि भाई बिजनेस का लाइफ इज परपेचुअल, इनडेफिनाइट पीरियड के लिए बिजनेस चलने वाला है, बहुत ही लंबा टाइम के लिए बिजनेस चलने वाला है। अगर बिजनेस बहुत लंबा टाइम के लिए चलने वाला है तो बिजनेस का जो प्रॉफिट है या फिर बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो हम कैलकुलेट कब करेंगे? क्या हम वेट करेंगे बिजनेस जब खत्म होगा तब जाके प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे? नहीं ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बिजनेस का लाइफ है ना, हमें तो नहीं पता कि यहाँ पे हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए एंड ये बिजनेस तो ऐसे चलता जा रहा है आगे चलता जा रहा है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। हम ये अजम्पशन के साथ अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो हमें टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, बिजनेस का परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो ये जो हम टाइम टू टाइम ये जो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं, इसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग पीरियड। एंड इन जनरल अकाउंटिंग पीरियड हम 1 साल मान के चलते हैं। एंड जो अकाउंटिंग पीरियड हम 1 साल मान के चल रहे हैं ना, उसको हम नॉर्मली स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल में एंड खत्म होगा वो नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेता हूं कि 1 अप्रैल 2025 को ईयर स्टार्ट हुआ, तो ये कब खत्म होगा? 31 मार्च 2026 को खत्म होगा। ठीक है, 31 मार्च 2026, तो ये 1 साल हो रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को खत्म होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमें क्या बोल रहा है कि भाई अकाउंटिंग, जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप बिजनेस का लाइफ को तो अनलिमिटेड मान रहे हो, इनडेफिनाइट पीरियड के लिए बिजनेस चलेगा ये मान रहे हो आप। तो अगर बिजनेस का लाइफ बहुत लंबा है तो बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है, बिजनेस सही कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसको टाइम टू टाइम हमें चेक करना पड़ेगा। एंड उसी को ही आप बोलोगे अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया देखिए, जो बिजनेस का परफॉर्मेंस है उसको हमें मेजर करना है एंड रिपोर्ट करना है इक्वल टाइम इंटरवल में, जिसको आप बोलोगे अकाउंटिंग पीरियड। इन इंडिया द अकाउंटिंग ईयर इज विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड ये खत्म कब होगा? 31 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट। एंड यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2024 को, इवन दो इट विल कंटिन्यू फॉर एवर, इट प्रिपेयर्स इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25, 1 अकाउंटिंग पीरियड। मतलब पहला साल उसका क्या होगा? 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25। उसका सेकेंड अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2025 एंड खत्म कब होगा? 31 मार्च 2026। अभी ये जो साल हमारा चल रहा है, इसका ये वाला अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा? 1 अप्रैल 2026 को एंड नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2027 को जाके ये खत्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट।
हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपने जब कोई एक्सपेंडिचर किया, आपने जब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, आपने जो चीज़ खरीदा, कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो, उसके ऊपर आपका कुछ खर्चा हुआ होगा, एंड वो जो अमाउंट आप स्पेंड किए, जो अमाउंट आप खर्च किए, आपके लिए वही अमाउंट इंपॉर्टेंट है। आप उसको खरीदने के बाद अगर उसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस आया, उसको आप अकाउंट फॉर नहीं करने वाले, उसके बारे में आप वरीड नहीं होने वाले, उसको आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करने वाले। कुछ सिचुएशंस होगा जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट में चेंजेस आएगा, बट इसके ऊपर हम अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही बोल रहा है कि आप जब एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, उस पर आपने जितना एक्सपेंडिचर किया, आपने उसके ऊपर जितना स्पेंड किया, आप उसको उतने ही प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे। आप उसको खरीदने के बाद अगर उसका मार्केट में वैल्यू चेंज हो गया, उसका प्राइस चेंज हो गया, तो आप उसके लिए कंसर्न नहीं होंगे, आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। आपके लिए वही अमाउंट इंपॉर्टेंट है जिस अमाउंट पे आप उसको खरीद रहे हो। तो अकाउंटिंग यहाँ पे क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स at their historical or original cost. The current market value or the replacement value is not used. जो एसेट आप खरीद रहे हो, आप उसको कितने अमाउंट पे खरीदे, आपके लिए वही अमाउंट इंपॉर्टेंट है। उसका जो मार्केट प्राइस है आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते। एग्जाम्पल में क्या दिया? ए बिल्डिंग परचेस्ड इन 2010 फॉर 5 लाख इज नाउ वर्थ 20 lakhs। आप कोई बिल्डिंग को 5 लाख में खरीदे, वो 5 साल बाद, 3 साल बाद उसका वैल्यू बढ़ के हो गया 20 लाख, तो आप उसको 20, वो जो 20 लाख हुआ ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने उसको जितने में खरीदा है उतने में ही रिकॉर्ड करोगे, आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोजर। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कन्वेंशन है, बट ठीक है, हम उसको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग मान के चलेंगे। कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन में इतना डिफरेंशिएशन हमें नहीं चाहिए होगा, हमें बस ये सारे प्रिंसिपल्स को समझना है। तो ये क्या हुआ? फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? सी, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, आप किसके लिए बना रहे हो? फॉर द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों चाहिए? उनको डिसीजन लेना है। सारे स्टेक होल्डर्स का अपना अपना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ रिक्वायरमेंट होता है, उनके लिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। एंड आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको दे रहे हो, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनका रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। आप वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ अगर छुपा दोगे, वो लोग डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो ना, उसको उसमें फुल डिस्क्लोजर करो। सामने वाले के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, जो जो आइटम उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उस सब को उसमें आप दिखाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप उसको प्रेजेंट करके दो। ठीक है, वही बोलता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल एंड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी फॉर यूजर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, जिसको आप बोलते हो स्टेक होल्डर को डिसीजन लेने के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, अब वो सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाने की कोशिश करो, ट्राई करो। ठीक है, नथिंग इंपॉर्टेंट शुड बी हिडन और ओमिटेड। कोई भी इंपॉर्टेंट आइटम छूटना नहीं चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज्ड इन द बॉडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एज फुटनोट और नोट्स टू अकाउंट्स। ये जो फुटनोट, नोट्स टू अकाउंट, ये आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तब जाके आपको पता चलेगा। बट बात इतना ही है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे इंफॉर्मेशन जो स्टेक होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है वो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंसी। इसका मतलब क्या? कंजर्वेटिज्म का मतलब यही होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस में आगे जाके प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि सपोज हम गाड़ी लेके घर से निकलते हैं, हमें पेरेंट्स क्या बोलते हैं? गाड़ी धीरे चलाना, इधर उधर घूमना नहीं, रात होने से पहले घर लौट आना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है गाड़ी तेज चलाओगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसा
तो नहीं है कि आप गाड़ी चलाओगे तो कंपल्सरी एक्सीडेंट होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं है। बट उनके माइंड में वो पहले आता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हेलमेट पहन लो, धीरे चलाओ, ठीक है ना। तो कंजर्वेटिज्म वही है, अकाउंटिंग में भी वही कॉन्सेप्ट चलता है कि आप जब बिजनेस कर रहे हो, आप हमेशा, आप जब अकाउंटिंग लिख रहे हो, आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, आप हमेशा यही मान के चलोगे और आप हमेशा यही जो आगे लॉस होने वाला है ना उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, जो आगे प्रॉफिट होने वाला है उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे उसमें जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसको दिखाओगे, उसको वहाँ उसके लिए हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। बट जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है उसके लिए कुछ आपको दिखाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप सिंपली उसको बोल सकते हो कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है उसको एंटिसिपेट मत करो, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, कि फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, उसके लिए प्रोविजन बनाओ, ठीक है। देखो डेफिनेशन में क्या बोलता है, द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट accountants should अकाउंटेंट को क्या करना होता है, दे डू नॉट रिकॉर्ड द प्रॉफिट्स अंटिल दे एक्चुअली अर्न, बट वो जितना लॉस होने वाला है फ्यूचर में उसके लिए प्रोविजन उनको बनाना चाहिए, ठीक है। तो जो प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए उनको रिकॉर्ड नहीं करना है, बट फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसके लिए उनको अकाउंट्स में प्रोविजंस वगैरह बनाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है कि आप जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो भी मेथड अकाउंटिंग में आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट्स हो, कोई भी कन्वेंशन हो, कोई भी मेथड हो, आप उसको अकाउंटिंग में अगर फॉलो करते आ रहे हो, आप उसको आगे भी फॉलो करते रहो, उसको चेंज मत करो अनलेस एंड अनटिल लॉ चेंज करने के लिए बोलता है, या फिर अगर आप चेंज करते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तब जाके चेंज करो, अदरवाइज अननेसेसरीली चेंजेस मत करो। जो आप फॉलो कर रहे थे वही आप फॉलो करते रहो, चेंजेस अननेसेसरीली नहीं करना है, ठीक है। वो होता है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको बार बार चेंजेस नहीं करना है, जो मेथड्स वगैरह आप फॉलो कर रहे हो वही मेथड्स आप फॉलो करते रहो। डेफिनेशन क्या हुआ, द सेम अकाउंटिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट। इफ change is made, it should be disclosed along with the effect of change। आप रेगुलर बेसिस पे चेंजेस मत करो, अगर आप चेंजेस कर रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप उसको दिखाओ। नेक्स्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपके बिजनेस में जो जो आइटम, जो जो चीज़ें हो रहा है, जो ट्रांजैक्शंस, जो इवेंट्स हो रहा है, सारे स्टेक होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो, सामने वाले को, स्टेक होल्डर को दे रहे हो कि उसका जो रिक्वायरमेंट होगा वो फुलफिल कर पाए, उसको डिसीजन लेना है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख कर डिसीजन लेगा। बट आप उसमें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सब कुछ बता दो। सब कुछ इन द सेंस कि उसको जो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो उसके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी आप दिखा दो। तो आप यहाँ पे बोलोगे सर आप फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में यही बोले कि भाई जितना दिखा सकते हो दिखाओ, जो स्टेक होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है सब कुछ दिखाओ, कुछ नहीं छुपाना है। और आप यहाँ बोल रहे हो कि जो स्टेक होल्डर है उसको सारा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है वही देंगे। मैं ये चीज़ क्यों बोला कि जो छोटे छोटे आइटम, जैसे कि हम लोगों ने किसी को 50 रुपये का वेजेस पेमेंट किया, हमने ट्रॉली वाले को सपोज 100 रुपये पेमेंट कर दिया, वो सब एक बैंक
अगर आपको लोन दे रहा है उसका डिसीजन को वो अफेक्ट नहीं करेगा, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर का डिसीजन को वो अफेक्ट नहीं करने वाला। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट और मटेरियलिटी कन्वेंशन यही बोलता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नहीं छुपना चाहिए, उसको आप दिखाओ, बट जो अननेसेसरी आइटम है, जो छोटे छोटे आइटम हैं, उनको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से दिखाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एन आइटम इज मटेरियल if its disclosure or non-disclosure could influence the decision of the user of financial statement। वो आइटम अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल रहे हो अलग से, क्या वो आइटम सामने वाले वो जो स्टेक होल्डर है उसका डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है? अगर हाँ चेंज कर सकता है, देन वो आइटम को आप मटेरियल मानोगे। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट मानोगे, आप उसको दिखाओ अलग। अगर कोई आइटम आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रहे हो, बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आइटम आप दिखा रहे हो, छोटा सा आइटम, वो सामने वाले का डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप उसको अलग से क्यों दिखाना? उसको सारे छोटे छोटे आइटम को क्लब करके, मर्ज करके एक आइटम बना के डाल दो, एक हेड बना के डाल दो। ठीक है। आइटम्स कैन बी कंबाइंड, अप्रोक्सीमेटेड और ट्रीटेड इन सिंपलर मैनर। जैसे कि सपोज आपने कोई चीज़ खरीदा, उसके ऊपर खर्चा हुआ 5,30,255.75। अभी जो 0.75 वहाँ पे आ रहा है, वो 0.75 का कोई वैल्यू है? आप उसको राउंड कर सकते हो। 0.75 अलग से दिखाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आप बोलोगे कि भाई अकाउंटिंग में पूरा प्रॉपर बनाऊंगा, सारा कैलकुलेशन आज इट इज़ दिखाऊंगा, बट उसके चक्कर में वो काम लंबा हो जाएगा एंड आप वो इन्फॉर्मेशन जिसको दोगे उसको भी यूज़ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है उसको राउंड कर लो। ठीक है। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो इंपॉर्टेंट है उसी को जरूर दिखाओ, बट जो छोटे छोटे आइटम है उसको या तो मर्ज कर दो किसी के साथ या फिर उसको अप्रोक्सीमेट कर दो। ठीक है। एंड बाकी जो कॉन्सेप्ट हमारा रहा उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, एंड उसके साथ साथ हम कुछ वन लाइनर्स देख लेंगे ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट हमें इजीली याद रह जाए। ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।